नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के ख़ुसूसी प्रोग्राम ख़बर ख़याल में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद और मेरे साथी नईम वजाहत अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाज़िर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर भी ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक आज की खबरों का सवाल है तो आपको बता दूँ कि रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का एक बयान आया है और ऐसा लगता है कि उस बयान से उनके अज़ाइम का इज़हार होता है। यानी वो बुलंद अज़ाइम रखते हैं और रियासत तेलंगाना को तरक्की की राह पर गामज़न करना चाहते हैं। और आप को अंदाज़ा होगा कि रेवंत रेड्डी का कहना है, उनका दावा है कि हमें आंध्र प्रदेश, बेंगलुरु या फिर चेन्नई से मुकाबला नहीं करना चाहिए बल्कि आलमी सतह पर मुकाबला करना चाहिए, आलमी इदारों से मुकाबला करना चाहिए और हमें दुनिया से मुसाबिकत करनी चाहिए। तो बहरहाल आप अच्छी तरह जानते हैं कि हालिया अरसे के दौरान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अमेरिका का दौरा किया था और अमेरिका के दौरे के बाद उनके ख़यालात ख़ास तौर पर रियासत को सनती तरक्की और ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि स्किल डेवलपमेंट के बारे में जिस अंदाज में उन्होंने बात की है, ऐसा लगता है कि वो रियासत में स्किल डेवलपमेंट का जाल फैलाएँगे और वो चाहते हैं कि हैदराबाद को टेक्नोलॉजी का हब बनाएँ, टेक्निकल हब में तब्दील कर दें और तमाम जो मसाइल होते हैं टेक्नोलॉजी के, वो हैदराबाद में हल किए जाएँ। ये चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का दावा है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूँ कि चीफ मिनिस्टर ने वाज़ेह तौर पर कहा कि सत्या नाडेला है, वो भी हैदराबाद पब्लिक स्कूल से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा शांतानु नारायणा है, वो भी हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं और वर्ल्ड बैंक के जो सरबराह है या सदरनशीन है अजय बंगा, वो भी हैदराबाद पब्लिक स्कूल से ताल्लुक़ रखते हैं। तो उनका कहना है कि उन्होंने कई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स बशमुल मिस्टर बंगा को दिसंबर में दौरे हैदराबाद की दावत दी है ताकि वो यहाँ पर सरमायाकारी करने के मौक़ों का जायज़ा लें। तो बहरहाल चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का ये भी कहना है कि वो आइंदा 4 वर्षों में जो रियासत का बजट है, फिलवक़्त आप देखेंगे कि 3 लाख करोड़ रुपए का है, उसे 7 लाख करोड़ रुपए कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो रियासत की जो मईशत है, उसे आइंदा 4 वर्षों में 1 ट्रिलियन डॉलर यानी 1 खरब डॉलर तक पहुँचाने का पूरा अज़्म रखते हैं। तो बहरहाल हम चलते हैं नईम वजह से और पूछते हैं कि चीफ मिनिस्टर तो बातें बहुत बड़ी-बड़ी कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जो बातें कर रहे हैं, उस पर अमल भी करेंगे? देखिए, जैसा ही जब असेंबली में इंतखाबात में कांग्रेस को कामयाबी हुई, हुँ, असेंबली के पहले इजलास में ही चीफ मिनिस्टर ने रियासत की माशी सूरत हाल पर एक रिपोर्ट जारी कर दी थी। हुँ, व्हाइट पेपर जारी किया था। हुँ, उसमें बताया गया था कि तेलंगाना 7 लाख करोड़ का मखरूज़ है। हुँ, अब उसके बाद उन्होंने अब तक 9 महीने के दौरान 2 मरतबा अमेरिका, जापान वगैरह का दौरा कर चुके हैं। वहाँ हुँ, सरमायाकारी से उन्होंने मुलाकात की है। कहा यह जा रहा है कि ये 2 दौरों के दौरान 75,000 करोड़ रुपए की तेलंगाना में सरमायाकारी से इत्तेफाक किया गया है। हुँ, अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमारे अमेरिका और जापान के दौरे पे है। 4 अक्टूबर को वो हैदराबाद वापस होंगे। अब उन्हें आने के बाद अंदाज़ा होगा कि मज़ीद कितनी सरमायाकारी तेलंगाना में होगी। हुँ। जब हिंदुस्तान में मालूम है कि तेलंगाना सबसे छोटी उम्र रियासत है, जी हाँ। लेकिन तेलंगाना की तरक्की के मामले में हिंदुस्तान की बड़ी रियासतों को मसाबकत पेश कर रही है। हुँ, फाइनेंशियल सरमायाकारी के मामले में जो स्टेट से मरकज़ को जो सरमायाकारी जा रही है टैक्सों की शक्ल में, मैं समझता हूँ कि वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, राजस्थान से ज़्यादा है। जी, जी। लेकिन ये अलग बात है कि वो जो लौट के वापस आ रहा है बहुत कम है। तो एक मुनज़्ज़म तरीके से एक प्लानिंग, खुसूसी प्लानिंग तश्कील देते हुए रियासत को तरक्की देने का मंसूबा तैयार किया गया है और उसी मंसूबे के तहत काम कर रहे हैं। इसलिए वो ये कह सकते हैं कि 1 ट्रिलियन जो हमारी मैशियत है वो वहाँ तक पहुँचेंगे। जी, जी, सिर्फ़ रियासत की बहुत बड़ी रियासत बात है। है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूँ कि जहाँ तक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का सवाल है, नरेंद्र मोदी बार-बार ये कहते हैं कि हिंदुस्तान की मईशत को 5 खरब डॉलर तक पहुँचा कर रहेंगे और अब रेवंत रेड्डी ने कहा है कि वो 1 खरब डॉलर तक रियासत की मईशत को पहुँचा कर रहेंगे। तब देखना ये है कि मोदी कामयाब होते हैं या रेवंत रेड्डी कामयाब होते हैं। ऐसा भी ज़रूर। जी, जी। आईटी के मामले में हैदराबाद मुल्क का शोहरत याफ्ता शहर में तब्दील हो गया हब है, हैगा, बन हब गया। हो जी गया है। हाँ। अब आपको एक नई चीज़ बताता हूँ हुँ। आपको मैं, माइक्रोचिप्स जी हाँ। जो फ़ोन में या हेलीकॉप्टर में या फिर खला में जो भी चीज़, हर चीज़ के लिए हुँ, माइक्रोचिप बहुत अहमियत हो गई है। हुँ, वर्ल्ड पर राज करने वाला ताइवान है, हुँ। जो माइक्रोचिप्स तामीर को पैदावार करता है। उसके बाद उस मार्केट पे कब्ज़ा करने की चीन कोशिश कर रहा है। जी, जी। लेकिन हैदराबाद में माइक्रोचिप बनाने की एक उस्मान यूनिवर्सिटी की जानिब से रिसर्च किया जा रहा है, हुँ। तहक़ीक़ की जा रही जी, है। जी। 2023 में ये काम शुरू हुआ था। मरकज़ी हुकूमत ने 5 करोड़ रुपए दिया था। सीडॉक नामी बेंगलुरु में एक कंपनी है, उससे यहाँ के तलबा ने तरबियत हासिल की है। हाँ, अब
चिप बनाने की तैयारी कर रहे हैं हैदराबाद में। वहाँ जिसके जो प्रोफेसर है चंद्रशेखर, उन्होंने बताया कि 90% काम मुकम्मल हो गया है। आइंदा 2 माह में हैदराबाद चिप बनाने का शहर में तब्दील हो जाएगा। जी, जी। तो अब इससे ये हो जाता है कि अगर हम चिप बनाते हैं, आपने देखा कि कोरोना के दौरान जी, जी। चिप्स बंद हो गए थे, जी, जी। दरामद होना बंद हो गया था। आलमी सतह पर बहुत बड़ा माशी नुकसान हुआ था। तो अब वो चंद्रशेखर जो प्रोफेसर है, उन्होंने कहा है कि अगर ये हम चिप बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो मुल्क में जो चिप्स दरामद हो रहे हैं उसकी 20% कमी वाक़ई होगी। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूँ, जहाँ तक माइक्रोचिप का सवाल है, आपने देखा कि किस तरह माइक्रोचिप्स के ज़रिए नेविगेशन के शोबे में भी इसका इस्तेमाल होता है, शहरी हवाबाज़ी के शोबे में, ट्रांसपोर्ट के शोबे में, हर शोबे में माइक्रोचिप का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा टीवी है। में, जी, जी, हाँ, रिमोट बिल्कुल, बिल्कुल। में, हेलीकॉप्टर में, जी, जी। आपको कहाँ कार में, जहाँ भी जाए आपको आजकल चिप ज़रूरी हो गया है। यहाँ तक अब ये कहा जा रहा है कि जो रोबोट्स है, रोबोट्स में माइक्रोचिप्स यानी नस्ब करते हुए, इंस्टॉल करते हुए, उससे ऐसे काम लिए जाएँगे, यानी सैटेलाइट, ह्यूमनाइड रोबोट होंगे जी वो। हाँ, जी, जी। सैटेलाइट सैटेलाइट में, में जी, है जी। उसको भी वैसे नाज़रीन, जहाँ तक माइक्रोचिप्स का सवाल है, तो आपको बता दूँ कि जहाँ तक सैटेलाइट का नईम मजाद ने बात की है, तो हम बात करते हैं चेन्नई के शाहरुख की। शाहरुख, आपको बता दूँ कि 4 या 5 साल पहले जबकि वो इंटरमीडिएट में थे, उन्होंने सिर्फ 40 ग्राम का एक सैटेलाइट बनाया था और कहा जा रहा था कि ये भी माइक्रोचिप की एक शक्ल के अंदाज में उन्होंने खला में रवाना किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारे पास सलाहियतों की कोई कमी नहीं है, लेकिन तासुब, जानिबदारी जो होती है, फ़िरकापरस्ती जो होती है, वो मुल्क को तरक्की से रोक रही है। बहरहाल हम बात कर रहे थे रेवंत रेड्डी की, और रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि रियासत तेलंगाना की जो मईशत है, वो $1 खरब तक पहुँचा कर दम लेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, उनके अज़ाइम तो बहुत बुलंद है, लेकिन अब देखना यह है कि हालात उनके हक़ में साज़गार होते हैं या नहीं होते। लेकिन एक बात बहुत ही फ़िक्र वाली ये है कि रेवंत रेड्डी ने कहा है कि रियासत तेलंगाना में हर साल 1 लाख इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स बाहर निकल रहे हैं, यानी कॉलेज से कामयाब होकर निकल रहे हैं। लेकिन उनके पास, अक्सर के पास, उन्होंने कहा कि बेसिक नॉलेज नहीं है, और उसकी वजह ये है कि जो फैकल्टी है, जो टीचिंग स्टाफ है, वो अप टू द मार्क नहीं है। इस तरह की बात कही है, और उन्होंने इंतबा दिया है कि अगर कॉलेजेस काबिल तलबा को तैयार नहीं करेंगे तो उन कॉलेजेस का इजाज़तनामा या परमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। जी। देखिए, मैं समझता हूँ कि गुज़िश्ता 9 महीने के दौरान बच्चों की सलाहियतों पे, होनहार तलबा के हुनर पे जो तवज्जो दी जा रही है, शायद माज़ी में इस तरह की कभी तवज्जो नहीं दी गई। आईटीआई को एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर्स में तब्दील किया जा रहा है। जी, जी, स्किल यूनिवर्सिटी कायम की गई है। जी हाँ, जी हाँ। वो महिंद्रा एंड महिंद्रा के सरबराह को उसका जी, जी। चेयरमैन बनाया गया है। आनंद महिंद्रा को, जी। आनंद महिंद्रा को चेयरमैन बनाया गया है। तो मैं समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर बार-बार अहदेदारों का इजलास तलब करते हैं और ये कहते हैं कि मार्केट को और कंपनियों को जी, जी। जो ज़रूरत है, उस ज़रूरत के लिहाज से निसाब तैयार किया जाए और बच्चों को तरबियत दी जी, जाए, जी। ताकि उनकी तालीम मुकम्मल होते ही बाहर निकलते ही उन्हें रोज़गार के मौके फराहम हो। इस तरह की कोशिश करना चाहिए। इस पर चीफ मिनिस्टर बार-बार तवज्जो दे रहे हैं और अहदेदार भी काम कर रहे हैं इसके ऊपर। बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब हम आपको लिए चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक है कंगना रनावत और किसानों से। किसानों का जहाँ तक मामला है, तो लाल बहादुर शास्त्री, जो हिंदुस्तान के आन-जानी वज़ीर-ए-आज़म हैं, तो थे। तो बहरहाल उन्होंने एक नारा लगाया था, जय जवान जय किसान। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि कंगना रनावत जो मंडी से मुंतखब हुई है, और आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश की, और वो अब फ़िल वक़्त अभी नहीं बल्कि कई अरसे से वो तनाज़ात का शिकार है, अपने बयानात के ज़रिए, अपने इक़दामात के ज़रिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए, अपने लहजे के ज़रिए, अपने लब व लहजे के ज़रिए वो तनाज़ात पैदा करती रहती हैं। तो बहरहाल अब उन्होंने किसानों के बारे में बहुत बुरी बात कही थी। आप अच्छी तरह अंदाज़ा है आपको, किसानों को उन्होंने दहशतगर्द कहा था, और फिर आप देखेंगे कि कुछ घंटे कबल उन्होंने ये कहा था कि किसान जो है, किसान ज़रई जो बिल्स हैं, वो दोबारा वापस लाने चाहिए, वरना हिंदुस्तान की हालत भी बांग्लादेश की हो जाएगी। और जैसे ही बीजेपी ने उनसे दूरी अख्तियार कर ली इस मामले में, और फिर कांग्रेस से लेकर जेडीयू ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया, उसके बाद तो ऐसा लगा कि कंगना कुछ यानी माफ़ी मांग लेगी, और उसी तरह उन्होंने माजरत खाई भी कर ली है। तो नहीं मतलब साहब, आप ये बताइए कि आप डर भी है, आपको डर भी लगता है, फिर आप बयानात भी देती हैं, तो ये क्या पब्लिसिटी का एक फार्मूला तो नहीं है? देखिए, बीजेपी की ऐसी फैक्ट्री है जी, जी। जो तनाज़ा पैदा करने वाले कायदीन को पैदा करती है। अच्छा, जी, जी, जी। नर्सिंग होम है समझिए। जी, जी, जी। तो वो जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है, उन्हें बयान देने लगाया जाता है और उस पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। नुपुर शर्मा, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुतनाज़ा बयान देते हुए शोहरत हासिल की, बाद में उन्हें एमपी, एमएलसी या एमएलए या फिर कोई और ओहदे फराहम कर दिए जाते हैं। अब मैं समझता हूँ कि पहली मर्तबा
जी जी। तब भी जब एहतजाज जारी था, जब कंगना रनावत सिर्फ फिल्म एक्टर थी, मोदी की भक्त थी, तभी उन्होंने किसानों के खवानीन के बारे में मुतनाज़ा रिमार्क किया था उनके खिलाफ, जी जिसकी बदौलत उन्हें थप्पड़ रसीद खाना पड़ा। जी आज बीजेपी अपने आप से कंगना रनावत से दूरी इख्तियार इसलिए कर रही है जी क्योंकि हरियाणा में इंतखाबात होने वाले हैं। जी जी हरियाणा के किसानों ने खवानीन के खिलाफ जो मुतनाज़ा खवानीन थे किसानों के, बढ़ चढ़ कर एहतजाज किया था। जी हाँ जी। फिर उसके बाद जैसे ही कंगना रनावत का ये बयान आया है, उन्हें लगना लगा है कि अब हम किसानों की ताईद से महरूम हो जाएंगे, हरियाणा में हमें शिकस्त हो जाएगी। इसलिए बीजेपी ने पहली मर्तबा मिनटों में, घंटों में कंगना रनावत के बयान के बाद रद्दमल का इजहार किया है बराबर क्या सर? और कहा है कि इस बयान से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है और ये कंगना रनावत का अपना शख्सी बयान है। शायद उन्हें कुछ फ़ोन पे धमकियां दी गई, डरा धमकाया गया। उसके बाद आज कंगना रनावत ने आके कहा है कि मैं माफ़ी चाहती हूँ, अपने रिमार्क्स वापस लेती हूँ और वज़ीर आज़म जो चाहेंगे मैं उस पर कायम हूँ। उस तरह की बात उन्होंने की है। वैसे भी नाज़रीन आपको बताता हूँ कि जहाँ तक कंगना रनावत के पेट का सवाल है, पेट में जो कुछ भी जा रहा है वो किसानों की मेहरबानी है। अगर किसान नहीं होते तो कंगना रनावत के मुंह में निवाला भी नहीं जाता। इसलिए कंगना को चाहिए कि वो किसानों के ताल्लुक से बहुत ज़्यादा सोच समझ कर बात करे, पहले तोले फिर बोले। वरना आप देखेंगे कि हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र भी मोदी बोलते हैं, फिर आप देखेंगे कि अमित शाह भी बोलते हैं, राजनाथ सिंह भी बोलते हैं, लेकिन ये लोग तोलते हैं फिर बोलते हैं। लेकिन अगर वो ना भी तोले तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने वाला भी नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किस तरह फ़िरका परस्ती की बातें की थी आम इंतखाबात के दौरान राजस्थान में, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इवन आपका देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ ये करता है, तंबी देता है, वज़ीर आज़म बयान देते हैं और उसका यानी तंबी किसको देता है? इलेक्शन कमीशन सदर बीजेपी को देता है। तो आप अंदाजा लगाइए यहाँ पर ये सिस्टम हो रहा है। तो बहरहाल कंगना रनावत को सोच समझ कर बात करनी चाहिए, क्योंकि ये किसान है, कोई दहशतगर्द नहीं है, क्योंकि ये किसान है, कोई चीन के सिपाही नहीं है या पाकिस्तान के सिपाही नहीं है, ये दहशतगर्द नहीं है, ये किसान है। और आपको ये सोचना चाहिए कि कोई अंग्रेजों के तलवे चाटू नहीं है। जी नहीं, आपने बिल्कुल सच कहा। देखिए, हरियाणा में इलेक्शन हो रहा है, इसलिए बीजेपी ने रद्दमल का इजहार किया। जी जी वरना ना बीजेपी रद्दमल का इजहार करती, ना ही कंगना रनावत माजूरात खाई करती। तो बीजेपी ऐसे कायदीन को पहले तैयार करती है, उन्हें ऐवानों में पहुंचाती है, फिर यही कायदीन उसके लिए सरदर बन जाते हैं, जिसकी वजह बाद उसको तंबी की जाती है और नेक्स्ट इलेक्शन में शायद इनको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी नहीं मालूम। ये बिल्कुल आपने सही कहा, जैसा कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के साथ हुआ और उसे टिकट दिया गया, उसे मुंतखब करवाया गया और आज वो गुमनामी के ऐसा लगता है कि अंधेरे में या तारीकी में गर्क हो गई है। बहरहाल नाज़रीन आपको बता दें कि जहाँ तक पुलिस का सवाल है, पुलिस का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो ख़वातीन की हिफाजत करे, उनकी इज़्ज़त की, उनकी इस्मतों की हिफाजत करे, उनकी जान और माल की हिफाजत करे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हो रहा है, पुलिस का काम बंदर करने लगे हैं। हम चलते हैं उत्तर प्रदेश के बागपत में और बागपत में आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले एक वाक़या पेश आया था, जहां पर एक नौजवान एक घर के सामने खेलने वाली 6 साला लड़की को बहला फुसलाकर एक सुनसान मुकाम पर ले जाता है और एक ऐसे वीरान इमारत में ले जाता है, उसका बुराना कर देता है और उसकी इस्मत रेज़ी की कोशिश करता है कि वहां पुलिस नहीं बंदर पहुंच जाते हैं। तो बहरहाल बंदर उस बच्ची की जान भी बचाते हैं, तो उसकी इज्जत भी बचाते हैं। तो निमजा साहब आप ये बताइए क्या बंदर अच्छे हैं या पुलिस अच्छी है? नहीं, देखिए, हम पूरे पुलिस को बदनाम नहीं कर सकते। पुलिस अपना काम कर रही है, पूरे पुलिस वालों को। हाँ, तमाम लोगों को हम वो नहीं कर सकते। जी जी तो पुलिस वाले अच्छा काम भी कर रहे हैं, जी जी हमें उनकी हौसला अफजाई भी करनी चाहिए। जी जो लोग अपनी ड्यूटी से गफलत और लापरवाही कर रहे हैं, उन्हें से तनख्वाह का निशाना बनाना चाहिए। सारे पुलिस डिपार्टमेंट को तनख्वाह का निशाना नहीं बनाना चाहिए। आपको ये भी हमने देखा है कि कई मकामात पर चंद अच्छे पुलिस अहदेदार भी है, लेकिन वो हुक्मरानों के दबाव पे या फिर वज़ीर आज़म या अहम ओहदों पर जो कायदीन हैं उनके दबाव का शिकार होकर कभी कोई खामोशी अख्तियार कर रहे होंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि महकमे पॉलिसी है जिसकी वजह से हम आराम की चैन की नींद सो रहे हैं। जी बहरहाल मैं समझता हूँ कि जय जवान जय किसान, उनकी वजह से हम आराम की नींद सो रहे हैं, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है और तीसरी तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पर जो फिरका परस्त दरिंदे हैं और दाखिली तौर पर खुद हिंदुस्तान के दुश्मन बने हुए हैं। तो ऐसे में फौज को हम सलाम करते हैं और ऐसे दीनदार पुलिस अहदेदार जो हकीकत में इंसानियत नवाजी का सबूत देते हैं, तासुब और जानिबदारी से दूर रहते हैं और इंसानियत पर चलते हुए इंसानियत की खिदमत करते हैं, हम उन्हें सलाम करते हैं। लेकिन ऐसे पुलिस वाले जो
तासुब का मुजाहरा करते हैं। और आपने देखा कि बीजेपी के ज़ेर इख्तिदार रियासतों में जहां पर एक शख्स के हाथ नहीं होते और उस पर इल्ज़ाम आयद कर दिया जाता है कि इसने संगबारी की, तो आप बताइए कि जिसके हाथ ना हो और उस पर इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि उसने संगबारी की है और फिर उसकी दुकान को मुनहदिम कर दिया जाता है, तो फिर इनके बारे में हम क्या कहेंगे, ये आप खुद कह सकते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि बंदरों ने एक लड़की की इज्जत बचाई, और आपको बता दूं कि इसे ही बंदरों ने तो बचाई है, लेकिन आरएसएस और बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले एक दरिंदा सिफत मुबैना ताल्लुक है। अभी कांग्रेस का इल्जाम है कि गुजरात में यह वाकया पेश आया। 6 साल गवर्नमेंट स्कूल की तालिबा है, फर्स्ट क्लास में वो पढ़ती है, और स्कूल प्रिंसिपल ने उसे घर से स्कूल लाया और दौरान सफर यानी स्कूल के जाने के दौरान उसने बच्ची के साथ जिनसी छेड़छाड़ की, और बच्ची 6 साल की बच्ची है, वो चीखने लगी, चिल्लाने लगी, और फिर कांग्रेसी कायदीन का कहना है कि जो ये मुल्जिम है, उस मुल्जिम ने उस बच्ची का मुंह दबा दिया, उसकी नाक दबा दी, जिसके नतीजे में सांस रुककर उस बच्ची का इंतकाल हो गया। और उसने अपनी गाड़ी में, उस जालिम ने 5 बजे तक यानी 6-7 घंटे उस बच्ची को गाड़ी में बंद रखा और फिर स्कूल के अहाते में दफन कर दिया। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये चीजें हो रही हैं, और वो भी मोदी जी की रियासत में। मोदी जी ने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कांग्रेसी कायदीन कहते हैं कि मुल्जिम का ताल्लुक आरएसएस और बीजेपी से मुबैना तौर पर है। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी ऐसे वाक़यात को मज़हब से, जी। सियासत से नहीं जोड़ के देखना चाहिए, बल्कि वो जिस टीचर या प्रिंसिपल ने जो गलती की है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ हो, किसी भी जमात से उसका बिलवास्ता या फिर रास्त ताल्लुक़ हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ऐसे मामलात को सियासत से जोड़ के मैं समझता हूँ कि उसकी अहमियत को ख़त्म नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस वालों ने गलती की है, शायद मैं समझता हूँ कि इस तरह का बयान देकर, क्योंकि उन्होंने कहा कि वाज़ेह तौर पर ये मुबैना तौर पर एलिगेटली ताल्लुक़ रखता है आरएसएस और बीजेपी से। और आपको ये बता दूँ कि ये दाहोद ज़िला है गुजरात का, वहाँ पर ये वाक़या पेश आया है, और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि उसका नाम है गोविंद नाट। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये गुजरात में ये भी इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि स्कूल के बच्चों को बीजेपी की मेंबरशिप दी जा रही है। तो अब नईम वज़ीर साहब ये बताइए कि किसी स्कूल के बच्चों को क्या बीजेपी की मेंबरशिप दी जा सकती है? बीजेपी की मेंबरशिप की बात करें तो बता दूं कि अभी बताया जा रहा है कि आसाम की चीफ मिनिस्टर ने जी यह दावा किया है कि 40 लाख मेंबरशिप वहां से हुई। जी तेलंगाना बीजेपी की एक कायद है, उन्होंने बताया कि तेलंगाना में 25 लाख बीजेपी की मेंबरशिप हुई। जी जी तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्या पूरे लोग, हिंदुस्तान के पूरे लोग बीजेपी की रुकनीत कबूल कर रहे हैं? जी 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 आपने बहुत अच्छी बात की है, और बीजेपी ये दावा करती है कि दुनिया की सबसे बड़ी जमात है वो। तो आप अंदाजा कीजिए, दुनिया की अगर सबसे बड़ी जमात होती तो उसे अयोध्या में क्यों शिकस्त होती, ये एक अहम सवाल है। जी बिल्कुल सही। देखिए, अवाम आजमाते हैं। हम्म अगर आप किसी को अवाम भरोसा भी करते हैं तो उसको अवाम के भरोसों को कायम रखना सियासी जमातों की, हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है। जी जी सियासी जमातें आज इंतखाबी मंशूर में बड़े बड़े वादे कर देते हैं, हर पार्टी करती है, लेकिन कामयाबी के बाद उन वादों को पूरा नहीं किया जाता। तो एक नया ऐसा कानून होना चाहिए कि जो पार्टी वादे करके इख्तिदार में आ रही है, अगर उसको उन वादों को पूरा नहीं किया गया तो रिकॉल करने का एक कानून लाना चाहिए। जी, जी। नहीं, मुझे साहब एक खबर की जानिब चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि उन्होंने अमेरिका का 3 रोज़ा दौरा किया और यूएन जनरल असेंबली से भी खिताब किया, साथ ही क्वाड की मीटिंग में भी शरीक रहे, और जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से यानी कंपनीज़ के, मल्टीनेशनल कंपनीज़ के, उनसे भी मुलाकात की। हिंदुस्तानी जो तारकिन वतन है, वहाँ उनसे भी खिताब किया। लेकिन वापसी में उन्होंने पाकिस्तानी सरहद में दाखिल होकर तकरीबन 46 मिनट तक पाकिस्तान की, ऐसा लग रहा था कि वो फ़ज़ाई सर्वे कर रहे हैं। यानी वो दौरा क्या है, ये खबर बहुत ज़्यादा हलचल मचा रही है, और ये कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में के बारे में घुसकर हमला करने की बात करते हैं, लेकिन जाकर वहाँ बिरयानी खाते हैं, और नवाज़ शरीफ की नवासी की शादी में शिरकत भी वही करते हैं। और जब वापस अमेरिका से आ रहे हैं तो पाकिस्तान से ज़रूर आना है उन्हें, लेकिन 46 मिनट तक उन्होंने वहाँ पर घूमते रहे वो। अभी देखिए, इलेक्शन आ रहा है, जी जी कश्मीर में इलेक्शन चल रहा है, जी हाँ जी हाँ। और साथ ही साथ हरियाणा में भी इलेक्शन होने वाले हैं। हम्म, तो वज़ीर आज़म हमारे जब भी इलेक्शन आते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, जी हाँ तो वो भी इशारा देने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए हमने पाकिस्तान में इस तरह की कार्रवाई की हुई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हर मसले को सियासी मसले की नज़र से देखना ज़रूरी नहीं है। जी जी वज़ीर आज़म हिंदुस्तान के ताकतवर वज़ीर आज़म है जी जी के तौर पर होने का वज़ीर आज़म और बीजेपी के लोग दावा करते हैं, और ये कहते हैं कि हिंदुस्तान मुल्क भर में एक
पावरफुल मुल्क है। अगर जी। पावरफुल मुल्क है तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान को अपने पड़ोसी रियासतों के साथ, ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात बना के रखना बहरहाल मैं चाहिए। समझता हूँ कि बीजेपी के लिए एक अच्छा मौका मिल गया है। बीजेपी के कायदीन अब ये कहने लगेंगे कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म को देखो, उनकी बहादुरी को देखो, उनकी शुजाअत को देखो कि उन्होंने 46 मिनट तक पाकिस्तान पर उड़ान की है। बहरहाल नाज़रीन, इसी उड़ान के साथ हम अपना प्रोग्राम ख़बर ख़याल इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद और मेरे साथी नईम मुजाहिद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।